वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे दो सिग्नलिंग की। एक आपके WNT सिग्नलिंग जिसको आप बिंट सिग्नलिंग भी बोलते हो, और दूसरी आपकी सोनिक हैज़ होग सिग्नलिंग। देखो, सिग्नलिंग के जो मेन टॉपिक थे वो हमने कवर कर ली हैं, जिसमें एक था आपका सबसे इम्पोर्टेंट, वो है GPCR। GPCR से क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। GPCR आपको बात कर लेना है मेरी वीडियो में, ठीक है। आपको मेरे चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। वो प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको गेट 2026 के लिए और CSIR नेट 2025 के लिए, यानी दिसंबर साइकिल के लिए, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वो वाली सेल सिग्नलिंग की, जिसमें GPCR हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमने RTK कवर कर लिए हैं। GPCR के टाइप्स, RTK के टाइप्स हमने कवर किए हैं। अब हमारा बचता है दो सिग्नलिंग है, एक आपके बिंट सिग्नलिंग जो आज हम कवर करेंगे, और दूसरी सोनिक हैज होग सिग्नलिंग। बाकी यही आपके लिए इम्पोर्टेंट था और यही सफिशेंट है। एक सिग्नलिंग और बच रही है जिसका नाम है NO सिग्नलिंग, ठीक है, NO सिग्नलिंग। वो भी मैं कभी आज ही ख़त्म कर दूंगा नेक्स्ट शाम वाली वीडियो में। बाकी देखो, मेरे पास बहुत कम समय लगता है वीडियो अपलोड करने में, बट मैं कोशिश करूँगा कि सैटरडे और संडे को 3 या 4 से वीडियो आ जाएँ, क्योंकि संडे या सैटरडे को अगर 3 से 4 वीडियो आ रही हैं ना, दैट्स सफिशेंट आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपको इतनी जल्दी पूरा वर्डन नहीं लेना है। बाकी मैंने बुक्स आपको सेंड की हुई है, उन बुक्स को आपको देखना है, ठीक है। टेलीग्राम पर आपको मैंने रेफरेंस बुक भेजी हुई हैं, उनको देखना। बाकी कल से गेट 2026 का आप एप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन हो जाएगा। आपको कैसे अप्लाई करना है आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी जाएगी वीडियो बना के, ठीक है। बता दूंगा, मैं रात को वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लेना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विंट सिग्नलिंग। WNTs are the paracrine signaling molecules that play a essential role in the embryogenesis, cell fate determination and morphogenesis। देखो, जब आप डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपको ये सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट है, ये आएगी ही आएगी। इसमें देखो, ये जो विंट सिग्नलिंग में जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो पैराक्राइन सिग्नल है, इसका नाम है विंट। मतलब यहाँ पर जो लाइगेंड है उसका नाम है WNT, ठीक है। लाइगेंड का नाम है WNT, जिसको कई बार हम WNT बोल रहे हैं, कई बार कई बुक्स में इसको WN भी लिखा हुआ है, जिसको बोलते हैं विंगलेस। विंगलेस भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, WN। अब देखो, ये सिग्नलिंग जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है तो इससे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, यानी फंक्शनिंग क्या है इसका। तो ये एम्ब्रीजेनेसिस में हेल्प करता है, सेल का फेट डिसाइड करता है, यानी किसी भी सेल को फ्यूचर में क्या बनना है, यानी लिवर का सेल बनना है, ब्रेन का सेल बनना है, या किसी और टाइप का सेल बनना है, यानी सेल फेट डिटर्मिनेशन में इसका इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वन इज़ द मोर्फोजेनेसिस। मोर्फोजेनेसिस होता है आपका कि आपको नेक्स्ट साइकिल के लिए, जैसे आपको आपने देखा होगा ब्लास्टुला आता है, ब्लास्टुला के बाद आपका गैस्ट्रुला बनेगा, जो है आपकी स्टेसिस आती है, उसको बोलते हैं मोर्फोजेनेसिस। तो मोर्फोजेनेसिस में मोर्फोजन होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि आपका कौन सी एक्सेस बननी है, ठीक है। मोर्फोजन एक मटेरियल होता है, असल में लाइगेंड होता है। तो यहाँ पर जो मोर्फोजन एक्ट कर रहा है वो ये WNT ही एक्ट कर रहा है, बिंटी एक्ट कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर ह्यूमन जीनोम एनकोड्स अबाउट 19 डिफरेंट WNT मॉलिक्यूल्स। हमारे में 19 अलग अलग टाइप के WNT मॉलिक्यूल्स हैं, और इसकी जो सिग्नलिंग है वो दो टाइप की होती है। एक होती है कैनोनिकल और एक होता है नॉन कैनोनिकल। अब देखो, कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल में आपको कौन से पढ़नी है, आपको पढ़नी है फर्स्ट नंबर वाली, जिसको बोलते हैं बीटा कैटेनिन डिपेंडेंट कैनोनिकल पाथवे। इसका अलग अलग नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाहे आपसे पूछा जा सकता है कि विंट सिग्नलिंग एक्सप्लेन करो, या आपसे पूछा जा सकता है कि विंगलेस सिग्नलिंग एक्सप्लेन करो, या वीटा कैटनिन डिपेंडेंट सेल सिग्नलिंग आप कवर करो। तो वही सभी एक ही बात है। हाँ, ये आप नहीं पढ़ोगे ये वाली, क्योंकि ये कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आती है, चाहे वो गेट हो, CSIR नेट हो, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो, ये कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको बस एक ही याद रखनी है, कैनोनिकल। अब देखो, सबसे ईजी होती है चलती कैसे, थोड़ा काम कैसे करती है। अब इसको पता करने के लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। इसमें जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे उसका पहला नाम है बीटा कैटनिन। अभी अब आपको कुछ याद रखना है, आपको बस जो मैं बता रहा हूँ वही याद रखना है। आगे हम सिग्नलिंग कवर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा था। आपको बस एक नाम याद रखना है, बीटा कैटनिन। एक आपको याद रखना है CK1। एक आपको GSK3, कैजिन और APC। ये आपको नाम याद रखने हैं। ये 4 नाम ही, ये 5 नाम ही ये पूरी साल सिग्नलिंग में आएंगे, इसकी बीटा कैटनिन पाथवे में। सबसे इंपॉर्टेंट है बीटा कैटनिन, ठीक है।
क्योंकि इसको हमने बचाना है, इसको हमने बचाना है। ये जो GSK1 है, ठीक है, सॉरी CK1 है, जिसका नाम है कैजिन काइनेज 1। दूसरा है ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 GSK3। थर्ड है एक्जिन और फोर्थ है APC को बोलते हैं एडिनोमेटोसिस पोलिप्स कोलाई। ये चारों के चारों जो हैं ये हैं डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स। यानी ये क्या करेगा, बीटा कैटेनिन को बनने नहीं देगा। बस अभी तक आपको बस इतना याद रखना है कि हमने हमारा जो मेन मोटिव है वो है बीटा कैटेनिन को बचाना। बट बीटा कैटेनिन के दुश्मन बैठे हुए हैं CK1, GSK3, एक्जिन और APC। चारों के चारों मिलकर इस बीटा कैटेनिन को मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, इसको बनने ही नहीं देंगे। ठीक है, ये हैं डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स के मेंबर चारों के चारों। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं बिंट सिग्नलिंग का रिसेप्टर कैसा होता है। थोड़ा रिसेप्टर की तरफ देखें तो रिसेप्टर होता है एक टाइप का सर्पेटाइन रिसेप्टर। सर्पेटाइन का मतलब होता है 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाला। जैसे GPCR था, GPCR भी 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता था। सेम फ्रिजल्ड रिसेप्टर भी 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो विंट मॉलिक्यूल्स के रिसेप्टर का नाम क्या है, कोई पूछ ले तो नाम है फ्रिजल्ड रिसेप्टर। ठीक है, और इसका कोर रिसेप्टर भी होता है जो कि हेल्प करता है रिसेप्शन में, इसका नाम है LRP56। ठीक है, LRP56। तो ये दो आपको रिसेप्टर याद रखने हैं। फ्रिजल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है आपका रिसेप्टर जो कि विंट सिग्नलिंग से बाइंड होगा। इसके साथ कोर रिसेप्टर जो कि हेल्प करता है वो है LRP56। और आपको एक और चीज़, एक प्रोटीन आपको याद रखना है जिसका नाम है डाइशोल्ड प्रोटीन। और ये जो डाइशोल्ड प्रोटीन है इससे ही पूरी गेम घूमेगी, इस पूरी सिग्नलिंग की। डाइशोल्ड प्रोटीन, DVL इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिग्नलिंग को कैसे काम करती है। पहले हम बात करते हैं इन दी अब्सेंस ऑफ विंट, यानी कोई भी लाइगेंड नहीं आया है, कोई भी सिग्नल नहीं आया है। तो जब कोई भी सिग्नल नहीं आया है तो हमारा क्या सिग्नलिंग काम कर रही है, कैसे कैसे काम कर रही है वो हम पढ़ेंगे। यानी जब हमारे सिग्नलिंग काम नहीं कर रही है, ऑफ स्टेट है, इन दी अब्सेंस ऑफ विंट, कोई भी सिग्नल या कोई भी लाइगेंड नहीं आया है तो क्या होगा। तो डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स में आप सभी को तो मैंने अभी बताया 4 थे, एक्जिन, APC, CK1, GSK3। ये चारों के चारों क्या है, डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स या डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स। यही क्या करेंगे, बीटा कैटेनिन को मारेंगे। ठीक है, अब बीटा कैटेनिन को मारेंगे से तो ये बीटा कैटेनिन के ऊपर यूबिक्विटिन लगा देते हैं। अब यूबिक्विटिन क्या है, यूबिक्विटिन एक ऐसे टैग होते हैं, अगर किसी भी प्रोटीन के ऊपर अगर यूबिक्विटिन के टैग लगे हुए हैं इसका मतलब उसका क्या करवाना है, प्रोटीजोमल डिग्रेडेशन, जो कि होगा 26 बेस्ड प्रोटीजोमल डिग्रेडेशन। बात करेंगे इसकी भी, हम बात करेंगे। उसके बाद कोई भी बीटा कैटेनिन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज होगा वो रिमेन्स TCF से बाइंड रहेगा और ऑफ स्टेट रहेगी। आपको डायग्राम से समझाएगा, ऐसा कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए, इन दी अब्सेंस ऑफ विंट नहीं है। ठीक है, विंट नहीं है यानी लाइगेंड नहीं है। लाइगेंड नहीं है तो आप सभी को पता होगा रिसेप्टर क्या होते हैं, ऑफ स्टेट में होते हैं। ये जो रिसेप्टर होगा क्या होगा, ऑफ स्टेट में होगा। और रिसेप्टर का नाम क्या है, अभी जैसे मैंने आपको बताया फ्रिजल्ड रिसेप्टर। और साथ में आपको देखो कोर रिसेप्टर भी दिख रहा है LRP56 और 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। अब मान लीजिए कोई भी सिग्नल नहीं आया है, अगर जब सिग्नल ही नहीं आया है, रिसेप्टर ही ऑफ स्टेट में है, तो हमारा ये जो डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स को कोई भी इन्विट नहीं कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स को कोई भी इन्विट नहीं कर रहा है, चाहे वो एक्जिन हो, GSK3 हो, कैजिन काइनेज 1 हो, APC हो, इसको कोई भी इन्विट नहीं कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये फोस्फोराइलेट कर देगा बीटा कैटेनिन को। किसको, बीटा कैटेनिन को फोस्फोराइलेट कर देगा। फोस्फोराइलेट कर देगा और जैसे ही अगर बीटा कैटेनिन के ऊपर फोस्फेट लग गया उसको जाएगा यूबिक्विटिन मेडिएटेड प्रोटीजोमल डिग्रेडेशन, ये हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सबसे इजी है कि जैसे ही यूबिक्विटिन के ऊपर टैग लग गए हैं, जैसे ही, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने क्या कहा, इन दी अब्सेंस ऑफ विंट सिग्नलिंग। ये विंट का सिग्नल ही नहीं आया है। जब सिग्नल ही नहीं आया है तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो रिसेप्टर है ये ऑफ स्टेट में है और जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स को कोई भी इन्विट नहीं कर पा रहा है। और एक्जिन, GSK3, CK1, APC चारों मिलके बीटा कैटेनिन को फोस्फोराइलेट कर देंगे। इसका मतलब बीटा कैटेनिन को मार देंगे। और जैसे ही बीटा कैटेनिन मर गया है तो अंदर न्यूक्लियस के अंदर ग्लूचो नाम का एक दुश्मन बैठा हुआ है। वो ग्लूचो TCF को
इनहिबिट करके रखेगा, और हमारी जो फेट होगा या एम्ब्रियोजेंसिस होगी या मोर्फोजेंसिस होगा सभी ऑफ स्टेट में देंगे, कुछ भी नहीं होगा, सेल की ग्रोथ ही नहीं होगी, क्योंकि ग्लूचो एक इनहिबिटर बैठा हुआ है। अगर बीटा कैटन बच जाता तो न्यूक्लियस में जाता और ग्लूचो को मार देता, और ग्लूचो मर जाता तो TCF3 एक्टिवेट हो जाता है और TCF3 सिंथेसिस करवाता, एम्ब्रियोजेंसिस करवाता, ये जो भी रिस्पॉन्स लेके आना था वो रिस्पॉन्स लेके आता, बट अब कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा सिग्नल ही नहीं आया है, विंट ही नहीं आया है। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, in the absence of wind, a receptor in the off state, and receptor is in the off state, the GSK3, APC, CK1 and oxygen all are the destruction complex, and if the destruction complex is active because no signal has come, so this destruction complex inhibit the force or also the phosphorylate the beta catenin. If the beta catenin is phosphorylated, it goes to the degradations based on 26S proteasomal degradations, and this beta catenin has been degraded, it cannot be entered into the nucleus. In the nucleus, the glucho, this is the inhibitor, glucho bind to the TSF3 and LEF1, also TSF3 is the important, TCF and the transcription and the anything embryogenesis and sulfate which cannot be had, which cannot be on state, all this off state, बस ये आपकी है इन द ऑफ स्टेट। अब आता है इन दी प्रेजेंस ऑफ विंड, मान लीजिए विंड का सिग्नल आ चुका है, अब विंड का सिग्नल आ चुका है तो क्या होगा, तो बस एक स्टेप होगा, बस क्या कि डाइशोल्ड प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी, बस इतना होगा कि डाइशोल्ड प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी, बाकी सेम स्टेप यही रहेंगे। देखिए आप यहाँ पर देखो, ये है आपका नेक्स्ट डायग्राम, इन दी प्रेजेंस ऑफ विंड सिग्नल, अगर आपका विंड सिग्नल आ रहा है तो विंड सिग्नल बाइंड इनटू द रिसेप्टर, and this receptor is called as Frizzled receptor, and also here you see the LRP56 is the core receptor. When the presence of the wind signal which is bind into the receptor called as frizzled, there having activators of the disold protein, जैसे मैंने आपको पहले कहा है disold protein एक्टिवेट नहीं हो रहा था in the case of absence of wind signal, because wind signals cannot comes and the receptor is in the off state, the disold protein in the inactive state. But here you see, if the wind signal bind within frizzled receptor, the disold protein has been activated. If the disold protein is activated, they can inhibit the GSK3, exin, CK1 and APC, and all these destruction complex is degraded and inhibited by disold. अगर डाइशोल्ड इसको इनहिबिट कर रहा है तो बीटा कैटेनिन को कोई भी इनहिबिट नहीं कर पाएगा, कोई भी डिग्रेड नहीं कर पाएगा, यानी बीटा कैटेनिन का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, जो कि हमारा डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स करवाता था। कैसे करवाता था आपको मैंने ऊपर बताया है, कुछ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसको फोस्फोराइलेट कर देगा, और जैसे ही बीटा कैटेनिन के ऊपर फोस्फोरेट लगा, 26S प्रोटोजोमल डिस्ट्रक्शन एक बॉक्स होता है आपके सेल ऑर्गेनल में घूमता रहता है, वो बीटा कैटेनिन को मार देगा, डिग्रेड कर देगा। बट इसको खुद डिग्रेड कर दिया है डाइशोल्ड ने खुद इनहिबिट कर दिया है GSK3 को, एक्सिन को, APC को, CK1 को, जो भी डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स के मेंबर हैं, तो बीटा कैटेनिन को कोई भी इनहिबिट नहीं कर पाएगा, और बीटा कैटेनिन एंटर इनटू द न्यूक्लियस। इन द न्यूक्लियस बीटा कैटेनिन रिमूव द ग्लूचो इज द इनहिबिटर which can bind into the TCF3 and inhibit the transcriptions and translations and any other process like embryogenesis, morphogenesis and sulfate. Now the beta catenin enter into the nucleus which can inhibit remove the glucho. If the glucho is removed, the beta catenin bind with the TCF and transcription is on, embryogenesis process is on, and all the fate and all these decisions taken by beta catenin has been occurred. ठीक है, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा जैसे बीटा कैटेनिन एंटर करेगा न्यूक्लियस के अंदर। दैट्स सफिशिएंट, वेरी इजी, आप देख सकते हो डायग्राम, मैं इसको पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो ये थे आपकी विंड सिग्नलिंग, सबसे इजी और हाँ बोल सकते सबसे इजी सिग्नलिंग है, इतना ही था आपका। अब दूसरी हम सिग्नलिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, हैज़ हॉग सिग्नलिंग। ओके नहीं बस ओके, द नेक्स्ट इज द हैज़ हॉग सिग्नलिंग। हैज़ हॉग सिग्नलिंग आपको फ्यूचर में जब भी आप डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ोगे ये नाम आप सुनते रहोगे, सोनिक हैज़ हॉग। सोनिक हैज़ हॉग आप आइलेंस इंडक्शन में पढ़ोगे, लिम्ब का आप जब आप डेवलपमेंट पढ़ोगे टेट्रापॉड में, उसमें भी आप सोनिक हैज़ हॉग का नाम सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है ये सोनिक हैज़ हॉग। हैज़ हॉग प्रोटीन आर द पैराक्राइन सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स। जैसे विंट एक पैराक्राइन सिग्नल था, वैसे ही हैज़ हॉग भी एक पैराक्राइन सिग्नल लेंगे। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला। देयर इज 3 मेन टाइप ऑफ हैज़ हॉग, द सोनिक हैज़ हॉग, द डेजर्ट हैज़ हॉग एंड द इंडियन हैज़ हॉग। बट आप पढ़ोगे कौन सा,
आप पढ़ोगे सोनिक हेजोग, क्योंकि बाकी सभी हेजोग हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही CSIR में, ना ही गेट में, तो कहीं भी नहीं आएगा डेजर्ट हेजोग एंड द इंडियन हेजोग। व्हाट द सोनिक हेजोग, ये आएगा, ठीक है। The most studied focus on the sonic hedgehog signaling pathway in Drosophila melanogaster, which is the conserved invertebrate. ओके, चलिए पहले की कंपोनेंट्स क्या क्या आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो पहले आपको पढ़ना है इसका रिसेप्टर, यानी सोनिक हेजहोग के रिसेप्टर का क्या नाम है। तो अगर कोई पूछ ले कि सोनिक हेजहोग वाली सिग्नलिंग का रिसेप्टर का नाम है, वो है पैच रिसेप्टर, ठीक है। क्या नाम है, पैच रिसेप्टर। और ये कितने टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, तो पैच रिसेप्टर क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अबाउट 12 टाइम्स, 12 टाइम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ठीक है। और क्या है, सोनिक हेजहोग का रिसेप्टर है। अब कई बंदे पूछेंगे कि ये स्मूथड क्या है, तो असल में स्मूथड भी सोनिक हेजहोग का रिसेप्टर ही है, जो कि 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। बट इसमें एक बहुत ट्विस्ट आएगा, अब हम पढ़ेंगे जब हम सिग्नलिंग अच्छे से करेंगे। अभी आपको बस याद रखना है कि इसके 2 रिसेप्टर हैं, एक है पैच रिसेप्टर और एक है स्मूथन्ड रिसेप्टर। दोनों रिसेप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो हमको बचाना है, जैसे आपको देखा कि विंट सिग्नलिंग में हमको बचाना किसको था, बीटा कैटेनिन को। बट यहाँ पर हमने किसको बचाना है, यहाँ पर हमने बचाना है क्यूबिटस इंटरप्रेटस को। किसको बचाना है, क्यूबिटस इंटरप्रेटस को, जिसको बोलते हैं CI क्यूबिटस इंटरप्रेटस, हमें इसको बचाना है, ठीक है। जब भी सिग्नलिंग ऑन होगी क्यूबिटस इंटरप्रेटस बच जाएगा। और इस क्यूबिटस इंटरप्रेटस को ही वर्टिब्रेट के अंदर गल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गल्ली, GLI, ठीक है, GLI गल्ली वर्टिब्रेट के अंदर। और ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा के अंदर क्या बोलते हैं, क्यूबिटस इंटरप्रेटस। अब यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है उसका थोड़ा सा अलग नाम है। बीटा कैटेनिन में जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स थे वो कौन थे, कैजन काइनेज 1, APC, GSK3, CK1। यहाँ जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स हैं वो 2 तो सेम है, ये GSK3 और CK1, ये तो यहाँ भी यही हैं। बट यहाँ पर 2 और आ चुके हैं जो कि वहाँ पर नहीं थे, यानी APC, यहाँ पर APC नहीं है, ठीक है, APC नहीं है यहाँ पर होगा फ्यूज्ड और कोस्टल 2। तो याद रखना, यहाँ पर जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स उनके नाम अलग हैं, 2 सेम हैं 2 अलग हैं। तो फ्यूज्ड 2, कोस्टल 2, GSK3, CK1, ये 4 क्या हैं, डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स हैं। चलिए हम पढ़ते हैं अब हेजहोग के सिग्नलिंग इन द एब्सेंस ऑफ हेजहोग। यदि आपका लाइगेंड यानी आपका सोनिक हेजहोग ही नहीं है, अगर लाइगेंड ही नहीं है तो यहाँ पर ग्रेट ट्विस्ट आएगा। आप किसी भी बुक में आप सेल सिग्नलिंग पढ़ो, जहाँ भी पढ़ो, आपका लाइगेंड रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। बट यहाँ पर अलग ट्विस्ट है, यहाँ पर ये ट्विस्ट है कि बिना लाइगेंड के ही रिसेप्टर एक्टिवेट रहता है। ये जो पैच रिसेप्टर है ये विदाउट सोनिक हेजहोग ही एक्टिवेट रहता है, और ये आप कभी भी किसी भी सिग्नलिंग में नहीं पढ़ोगे। ये सिंगल एक्सेप्शन है इन द लाइफ साइंस कि रिसेप्टर के एक्टिवेट है इन द अब्सेंस ऑफ लाइगेंड, लाइगेंड के बिना ही रिसेप्टर एक्टिवेट है। बहुत यूनिक बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं बताएगा इसका, ठीक है। आप समझ नहीं पाओगे असल में हो क्या रहा है, आप किसी बुक में पढ़ो नहीं आएगा आपको समझ। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सोनिक हेजहोग लाइगेंड आने से पहले ही, यानी इन द एब्सेंस ऑफ सोनिक हेजहोग, तो पैच रिसेप्टर इज ऑन, जो कि बहुत यूनिक है और आप अपने आप में क्या एक एक्सेप्शनल है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपकी सिग्नलिंग स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको क्या कहा, इन दी एब्सेंस ऑफ सोनिक हेजहोग दिस पैच रिसेप्टर इज एक्टिव। और ये एक्टिव पैच रिसेप्टर करेगा, ये स्मूथन्ड को इनविट कर देगा, स्मूथन्ड को बेसिकल के फॉर्मेट में रखेगा और इनविट कर देगा, डिग्रेडेशन करवा देगा स्मूथन्ड का। तो समझ गए, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा इन द एब्सेंस ऑफ सोनिक हेजहोग द पैच रिसेप्टर इज ऑन एंड दिस पैच रिसेप्टर इनविट द स्मूथन्ड। अगर स्मूथन्ड इनविट हो रहा है तो द डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स यानी GSK3, CK1, प्रोटीन काइनेज A, ये सारे मिलकर कर देंगे कोस्टल 2, फ्यूज 2 आपस में जुड़ के क्यूबिटस इंटरप्रेटस को इनविट कर देंगे। अभी आपने ऊपर पढ़ा, आपने GSK3 पढ़ा, CK बना, कोस्टल 2 पढ़ा, फ्यूज 2 पढ़ा, एक प्रोटीन काइनेज A, इसको भी याद रखना, ये भी है। ये पांचों मिलकर क्यूबिटस इंटरप्रेटस को क्या कर देंगे, इनविट कर देंगे। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, बीटा कैटेनिन में आपने पढ़ा था वो कि बीटा कैटेनिन पूरा डिग्रेड कर दिया गया था, मतलब उसका किया था 26S प्रोटोजोमल डिग्रेडेशन, पूरा डिग्रेड कर दिएगा। बट यहाँ पर क्यूबिटस इंटरप्रेटस पूरा डिग्रेड नहीं होता है, ट्रंकेटेड होता है, ट्रंकेटेड बताता हूँ आपको इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि मान लो ऐसा स्ट्रक्चर क्यूबिटस इंटरप्रेटस का,
तो यहाँ पर क्यूबिटस इंटरप्रेटस को बीच से काट जा रहा है, ऐसे बीच से, और एक हिस्सा जो है वो इसका बच रहा है और एक डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड, टूटा हुआ। तो टूटा हुआ क्यूबिटस इंटरप्रेटस क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर जाता है, बट ये टूटा काम नहीं करेगा, यानी रिप्रेस कर देगा ट्रांसक्रिप्शन को। तो जाएगा अंदर और ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर देगा। मतलब इनडायरेक्ट मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ पर कोई भी अंदर ग्लूचो वगैरह नहीं बैठा हुआ है, कोई इन्वर्टर नहीं बैठा हुआ है, इसलिए क्यूबिटस इंटरप्रेटस को खुद इन्वर्टर की तरह एक्ट करना पड़ेगा। बट कैसे करेगा, क्योंकि ट्रंकेटेड, टूटा हुआ, अंदर जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन को इन्वर्ट कर देगा। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। यहाँ पर जो रिसेप्टर था वो इन दी एब्सेंस ऑफ सोनिक हैज़ो क्या था, एक्टिवेटेड था। एक्टिवेटेड जो पैच रिसेप्टर वो इन्विट कर देगा स्मूथेंड को। अगर स्मूथेंड इन्विट हो गया तो ये जो डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है उसको कोई भी इन्विट नहीं कर सकता है। और ये जितने भी कोस्टल 2, फ्यूज 2, GSK3, CK1 प्रोटॉन काइनेज सारे मिलकर क्यूबिटस इंटरप्रेटस को बीच में से काट देंगे। और ये जो ट्रंकेटेड आधा टूटा हुआ टुकड़ा न्यूक्लियस में जाएगा और एक्ट करेगा एज अ रिप्रेशर, ठीक है। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ सोनिक हैज़ोग। अब सोनिक हैज़ोग की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोनिक हैज़ोग यहाँ पर एक ना कोर रिसेप्टर भी होता है जिसका नाम है आई होग। जैसे आपने पढ़ा ना इन द केस ऑफ विंट सिग्नलिंग LRP56 इज अ कोर रिसेप्टर, वैसे इस सोनिक हैज़ोग में आई होग इज अ कोर रिसेप्टर, ठीक है। अब जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ सोनिक हैज़ोग दिस पैच रिसेप्टर इज द ऑफ स्टेट है, ये मैंने बताया आपको, यूनिक बात है ये कि जब लाइगेंड नहीं है तब ऑन है, जब लाइगेंड आ गया तब ऑफ स्टेट में चला गया। अब जैसे ही पैच्ड ऑफ स्टेट में चला गया है, इसकी हो गई एंडोसिटिक या डिग्रेडेशन, जो भी है, इनहिबिट हो गया, ऑफ हो गया, डिग्रेड हो गया, जिसकी वजह से स्मूथेंड एक्टिवेट हो जाएगा। स्मूथेंड भी असल में क्या था, एक रिसेप्टर ही था, बट वो क्या था, बेसिकल के फॉर्मेट में बैठा हुआ था, वेट कर रहा था कि जैसे लाइगेंड आएगा पैच्ड इन्हिबिट हो जाएगा, पैच्ड इन्हिबिट हो जाएगा तो स्मूथेंड को कोई इन्हिबिट नहीं कर सकता है, और स्मूथेंड क्या चला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चला जाएगा, बेसिकल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला गया। और जैसे स्मूथेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला गया, ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ बुला लेगा डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स को, प्रोटॉन काइनेज A को, GSK3 को, कैजिन काइनेज 1 को, इनको अपनी तरफ बुला लेगा। अगर ये स्मूथेंड के साथ चिपक गए तो कोस्टल 2 और फ्यूज 2 एक्टिविटी नहीं होंगे, और ये एक्टिवेट नहीं होंगे तो क्यूबिटस इंटरप्रेटस को कोई भी नहीं काट सकता है बीच में से, ये फुल्ली फॉर्म्ड रहेगा और ये करेगा एक्ट लाइक अ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर। तो एक बात याद रखना, क्यूबिटस इंटरप्रेटेंस अगर ट्रंकेटेड हो चुका है यानी बीच में से टूट चुका है तो वो रिप्रेसर की तरह एक्ट कर रहा है, बट जो वो फुल्ली रह रहा है यानी पूरा ऑन स्टेट है, यानी जरा भी नहीं टूटा है, ट्रंकेटेड नहीं है, तो वो एक्टिवेटर की तरह एक्ट कर रहा है। बस यही था आपका, ठीक है, बहुत ईजी है, आप कर लोगे आई थिंक। और बाकी मैंने लिखा भी है वो, इसको पढ़ो आप, ये जो मैंने लिखा हुआ है इन स्टेटमेंट को पढ़ो, समझा जाएगा आपको। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो शाम को आ जाएगी। सिग्नलिंग की 1-2 बचे हुए हैं वो भी कवर कर देंगे, और आज सिग्नलिंग ख़त्म कर देंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं, कोई ना कोई यूनिट तो पकड़ लूँगा मैं। अब सेल सिग्नलिंग का जितना करवाना था इतना ही डैम सफिशेंट है, आपको कहीं भी कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ये शोरूम है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।